रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब, इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से डायग्राम था। अगर ये स्लैब ना होती तो लाइट का ये ओरिजिनल डायरेक्शन रहती, लाइट जो है ना इस पाथ के अलोंग ये मूव कर जाती। अब इस लाइट के पाथ में ना रेक्टेंगुलर स्लैब है, जिसकी वजह से लाइट जो है थी डेल्टा एंगल से क्या है वो डेविएट हो गई है। ठीक, तो अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को बोला गया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ना भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या माना है, इस पॉइंट को माना था टी पॉइंट। ठीक है, अब देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमने क्या करा कि इस टी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरह से। ठीक, तो ये तो बन गया 90 डिग्री, ये बन गया बेस, और ये वाली लाइन बन जाएगी हमारी कौन सी, ये बन जाएगी हाइपोटेनियस। इस नॉर्मल को हमने आगे तक क्या कर लिया है, ये कर लिया है एक्सटेंड। तो इस पॉइंट को मान दिया हमने क्या, एक्स पॉइंट। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इस टी वाई को फाइंड करना है। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये टी वाई को हम लोगों को फाइंड करना है इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम करेंगे कैसे कि सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया हमने कि इन ट्राइंगल उठा रहे हैं ओ टी वाई। ठीक, अब एक ट्राइंगल तो हो जाएगा ये, एक ट्राइंगल हो जाएगा ये, यहां से लेकर यहां तक ये है थिकनेस ऑफ स्लैब। तो हमारे पास ये वैल्यू पता है। तो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में क्या है, ओटी कॉमन है। तो एक ट्राइंगल हम ये लेंगे, एक ट्राइंगल हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो ओटी वाई में देखो हमने क्या लिखा, ओटी वाई में हम लोगों ने अप्लाई किया साइन डेल, और ये क्या है, ये डेविएशन एंगल है। और साइन डेल क्या होता है, यानी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया गया था, टी वाई, और यही हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है हम लोगों के पास क्या, ओटी। ठीक, तो ओटी की वैल्यू ये हो गया हमारे पास ओटी इंटू साइन डेल, और ये आ जाएगा हम लोगों के पास टी वाई जो हमें फाइंड करना है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर हम एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, उस दूसरे ट्राइंगल का नाम है ओ एक्स टी। इस ओ एक्स टी में ना हमारे पास ओटी है, तो इस ओटी को हम यहां से फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो अब देखो इसमें ये तो हो गया, ये है परपेंडिकुलर, तो ये चीज तो हो गई 90 डिग्री। ठीक, इस तरह से। तो इस वाले ट्राइंगल में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस आर, और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक, तो बेस में क्या जा रहा है, अगर हम कॉस आर को देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेस तो हो गया ओ एक्स अपॉन हाइपोटेनियस हो गया इसमें ओटी, ये ओटी वाली लाइन होगी हाइपोटेनियस यहां के लिए। तो यहां से अगर हम ओटी को फाइंड करें तो ओटी कितना आ गया, ओटी आ गया ओ एक्स अपॉन में कॉस आर, और ओ एक्स कितना है, ओ एक्स है टी, तो ये हो गया कॉस आर। अब इस ओटी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। तो देयरफॉर इस वाली इक्वेशन में तो ओटी की जगह लिख रहे हैं हम लोग टी अपॉन में कॉस आर, ये हो गया साइन डेल, और ये हो गया टी वाई। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो हम लोगों को क्या है, फाइंड करना था। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो कि ये ओ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ओ पॉइंट पे ये तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये लाइन ऐसे गई, ये रेड वाली, ये ब्लैक वाली नीचे आ गई। तो ये जो सारा एंगल है ये वाला, ये सारा एंगल क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है इस आई के बराबर। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं कि एज आई इज इक्वल टू, अब ये जो सारा शेडेड पोर्शन है ये किस किस से मिलके बना है, ये है आर प्लस डेल से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल की जगह वी कैन राइट आई माइनस आर, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो टी वाई कितना हो गया, तो टी वाई इज इक्वल टू हो गया टी, यहां पे लिखा साइन, और ये हो गया आई माइनस आर अपॉन में चला गया ये कॉस आर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू। ठीक, तो ये हो गई लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इसी इक्वेशन को, तो ध्यान से देखना जरा। तो हमने लिखा ये टी वाई इज इक्वल टू
ये हो गई थिकनेस ऑफ स्लैब, ये हो गया साइन, और नीचे था ये कॉस। अब इनके साथ देख लेते हैं क्या क्या चीजें अटैच थी। तो साइन के साथ तो है आई माइनस आर, तो ये तो हो गया आई माइनस आर, और ये भी हो गया आर। ठीक है, अब अगर हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब कि हमें जो है ना टी वाई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। अब ध्यान से देखो कि ये जो टी वाई की वैल्यू मैक्सिमम के लिए इस वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो साइन आई माइनस आर है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, वो होती है 1। और ये 1 कितने एंगल पे होती है, अगर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो I माइनस आर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो कितना सकता है, देखो ध्यान से देखो कि भाई ये स्लैब थी इस तरीके से, तो स्लैब से यहां ये लाइट फॉल कर गई थी तो लाइट जो है ना इतना डेविएट हुई, तो मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम डेविएशन लाइट ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे फॉल कर सकती है और ऐसे निकल जाए। तो अगर लाइट ऐसे फॉल कर जाए तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 0 होना पड़ेगा। ठीक, अगर ये बात समझ में नहीं तो फिर से देखो कि हमने इस वाली लाइट की बात कर रहे हैं, ए इस वाली की, तो अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए कि ये आर की वैल्यू मिनिमम हो जाए, यानी ये जो वाली लाइन है ये नॉर्मल के अलोंग आ जाए। और नॉर्मल के अलोंग आने का मतलब क्या है कि आर की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो अगर मैक्सिमम के लिए हम लोग, मैक्सिमम होने के लिए हमने क्या करा कि रिफ्रैक्शन एंगल को कर दिया 0। अगर रिफ्रैक्शन एंगल 0 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री रख दी जाए तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो रिफ्रैक्शन होगा वो तो हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल तो हो जाएगा 0, और लाइट में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम बेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, देखो इसे ध्यान से समझो कि ये कह क्या रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि लाइट जो है वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाए, जब इसके अंदर एंटर करे ना तो ऑलमोस्ट पैरेलल होनी चाहिए। ठीक, अब जब ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी तो उसी दौरान ही मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो सकता है। यहां से ये कहानी हम लोगों को समझ में आती है। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात थी ये। अगर डायग्राम को ध्यान से देखो कि ये इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे लाइट फॉल करी उसी पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसको क्या करना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ये सारा 90 डिग्री है, तो ये जो डॉट डॉट लाइन है ये क्या होगी, ये यहाँ पे आ जाएंगी। समझ में आ रही है बात। तो ये लाइट जो है ये अपर सरफेस के क्या होनी चाहिए, अपर सरफेस के ये पैरेलल होनी चाहिए। ठीक, तभी हमारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, जितनी स्लैब की थिकनेस है, यानी टी के बराबर ही मैक्सिमम स्लैब ही हमारा क्या है वो पॉसिबल है। देखो ये रहा, यहां हमने क्या करा इस इक्वेशन में, तो देखो देयरफॉर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू टी। अब r की जगह क्या करा, 0 पुट कर दिया। i कितना आ गया 90, तो साइन 90 कितना होता है 1 अपॉन ये है cos r की जगह कितना पुट किया 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1। तो मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना पॉसिबल है, जितनी स्लैब की थिकनेस पॉसिबल है। ठीक है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हमें एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करने हैं। ठीक, इसके अलावा देखो कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना हम लोगों का, हमने लिखा कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये 2 चीजों पर मेन डिपेंड करेगा। पहला, एक तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, किसका, स्लैब का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा ग्लास उतना ज्यादा डेंस हो जाएगी, और जितनी ज्यादा डेंसर होगी तो लाइट का उतना ज्यादा ही डेविएशन होगा, यानी कि लाइट उतनी ही ज्यादा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरा, ये इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो इन 2 चीजों पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारी मेनली क्या करती है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब का डेरिवेशन भी हो चुका है, और उससे रिलेटेड जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो हमें ना ये 2-3 चीजें याद रखनी है, ये वाली एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से।